आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर ऑफ जनरेशन कि कंप्यूटर की कितनी जनरेशन है आईटी सिस्टम में। ठीक है बेटा, कंप्यूटर की टोटल 5 जनरेशन है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वाली अब चल रही है जिसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। 4 जनरेशन आई और 5वीं चल रही है। अब 4 जनरेशन में क्या क्या दिक्कत आई, क्या परेशानी आई, क्या जो भी चीज थी उसके बारे में उसका समाधान निकाला गया और उस चीज को आगे एग्रीगेट कर दिया गया। ठीक है ना बेटा, तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा अब आईटी सिस्टम से कि जनरेशन कितनी। इससे पहले जो लेक्चर था बेटा उसमें इंट्रोडक्शन बताया गया था और कंप्यूटर क्या होता है, कितने उसके पार्टिकल कौन कौन से होते हैं, इनपुट डिवाइस कौन सी होती है, आउटपुट डिवाइस कौन सी थी, उसके बारे में सारा बताया था डिटेल वाइज। अब आती है उसके बाद में हमारे पास में जनरेशन कि कंप्यूटर की जनरेशन थी 5, उसके बारे में बताया था। अब स्टार्ट करते हैं कि 5 जनरेशन कैसे कैसे आई, किस सन में आई, किस सन में खत्म हो गई और उनके क्या उनमें क्या दिक्कतें आई, सारी डिटेल आपको बताने वाला हूं बेटा। चलिए यहां से देखो बेटा, फर्स्ट जो आया है प्रथम जनरेशन, इसमें कहा है फर्स्ट जनरेशन जो हमारी बेटा स्टार्ट हुई है वो हुई थी 1940 से लेकर 1956। आपको एमसीक्यू में या बहुविकल्प में बेटा एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि फर्स्ट जनरेशन प्रारंभ कब से हुई और उसका एंड कब हो गया। ठीक है ना, तो आपको एमसीक्यू में 1 नंबर यहां से आपको पक्का मिलने वाला है बेटा। ये आपका 1 नंबर यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट पक्का हो जाएगा कि 1940 से लेकर 1956 में कंप्लीट हो गई। और इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग किया गया। आपने जब पुराना कभी अगर देखा हो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, तो उसमें बेटा ट्यूब होती थी पीछे की तरफ जहां पे, और ऐसे देखा आपने पुराना ट्रांजिस्टर रेडियो, वहां पे भी वैक्यूम ट्यूब होती थी। कंप्यूटर में ऐसे यूज होती थी वो भी, तो उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया। इसकी विशेषता क्या थी, फीचर्स क्या क्या थे उसमें। पहला फर्स्ट नंबर, सबसे पहली बात तो ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं, सीधी सी बात है, जो बिजली के द्वारा चल रहे हैं, ठीक, या बैटरी सेल्स के द्वारा चल रहे हैं, वो सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट तो है ही, जो सर्किट को नियंत्रित करने और डाटा को प्रोसेस करने में मदद करते हैं। ठीक है बेटा, किसे नियंत्रित करेंगे, डाटा, और डाटा को प्रोसेस करने में उसकी मदद करते हैं। प्रोसेस का मतलब होता है बेटा प्रोसेसिंग चलना, क्या चलना, प्रोसेसिंग चलना, तो प्रोसेसिंग में मदद करते हैं। उसके बाद सेकंड विशेषता क्या है बेटा इसकी, कंप्यूटर बहुत बड़े और भारी होते थे। पहले क्या होता था, कंप्यूटर इतने बड़े होते थे जितना आपका अगर कोई बेडरूम बनाया हो 8 बाई 10 का, तो इतने बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, बहुत बड़े बड़े साइज में, और उनमें वजन इतना होता था कि आदमी उसे उठा नहीं सकता था। थर्ड पॉइंट बेटा क्या है हमारे पास में, मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया जाता था। उसके बाद चौथा पॉइंट जो है बेटा इसमें, इन कंप्यूटर में सरल और जटिल ऑपरेशन होते थे और डाटा की गति भी काफी धीमी होती थी क्योंकि स्लो होते थे बहुत। स्लो होने के बाद प्रोसेसिंग करने भी उनकी धीमी होती थी। काम करने में, अगर हमने कोई काम करना है तो घंटों लग जाते थे बेटा उसे करने में। था तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, लेकिन काम करने में जब समय लग रहा है तो उसका कोई फायदा नहीं होता था। तो इसके बाद हमारे पास में ये फर्स्ट जनरेशन की विशेषता है बेटा। उसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल थे, जो एग्जाम्पल इस प्रकार है, यानी किस तरह की यूज किया गया इनमें। देखिए सबसे पहला जो एग्जाम्पल आपके सामने आता है बेटा वो है इनिएक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड कंप्यूटर्स। ये इसकी फुल फॉर्म है बेटे, फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकती है कि जो ये एग्जाम्पल आया इनिएक्स की फुल फॉर्म क्या होगी, तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर यही बना था बेटा, फर्स्ट। उसके बाद द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर आया विनेक के नाम से, यूनिवैक। इसकी फुल फॉर्म थी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, पहला व्यावसायिक कंप्यूटर बनाया बिजनेस के लिए। द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर जिसको बोलते हैं। अब क्वेश्चन आपका क्या बनेगा बेटा, यहां से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बहुविकल्प में तो क्या क्वेश्चन बनेगा, आपसे पूछा जा सकता है द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था, यानी कि हु इज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर। तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा, आपका आंसर आना चाहिए यूनिवेक हमारा फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था। इसके बाद इसकी बेटा लिमिटेशन देखो क्या थी उसकी। सबसे पहले
लिमिटेशन क्या थी कि ये बहुत बड़े आकार के होते थे जिससे इनका उपयोग सीमित था। आप इनका जैसे आज हमारे पास में लैपटॉप है, बहुत सारे गजेट्स हैं जिसको आप अगर आप निरंतर यूज करते हो तभी वो खराब नहीं होंगे, स्पीड फुल्ली काम करेंगे, लेकिन क्या वे आकार में बड़े हुए लेकिन उनका उपयोग बिल्कुल सीमित था। कैलकुलेटर की तरह जैसे करते हैं, बस जैसे हमारे पास में कैलकुलेटर है अब, तो हम कैलकुलेटर से केवल गणना ही कर सकते हैं, जोड़ घटा गुणा भाग कर सकते हैं, इससे ज्यादा और उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो वही काम था बेटा उस तरह से। इसके बाद बहुत अधिक बिजली की खपत होती थी और तेजी से गर्म हो जाते थे। भाई जब हमें पता है जब हमारे पास में बड़े बड़े सिस्टम होते हैं तो सीधी बात बिजली ज्यादा लेंगे वो, और जब वो बिजली ज्यादा लेंगे तो सीधी सी बात है बिजली की जब बिजली आती है तो क्या करेगी वो, मोटर्स को हो या कोई पार्ट होगी इलेक्ट्रॉन को गर्म कर देगी। तो वही बताया गया है इसमें कि बहुत अधिक बिजली की खपत थी और तेजी से गर्म होते थे। लास्ट में क्या कहा, इनका संचालन करना कठिन था और खराबी की संभावना अधिक थी, यानी खराब होने की संभावना बहुत अधिक होती थी बेटा इसमें। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में आता है सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन के बारे में आपको पता लग गया बेटा, क्या क्या थी उसकी विशेषता, उसकी लिमिटेशन, उसकी परिभाषा। अब यहां से आपको सेकंड जो जनरेशन आई, सेकंड जनरेशन जो आई वो 1959 से लेकर 1965 तक आई। यहां से आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, एक बहुविकल्पी। सेकंड इस वाले कंप्यूटर में जो सेकंड जनरेशन आई किसका प्रयोग किया गया, ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। यहां से आपके दो क्वेश्चन पक्के हो गए। अब आपसे पूछा जाता है कि जब कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन आई तो उसमें किसका यूज किया गया। ऑप्शन में आ जाएगा ट्रांजिस्टर का, वैक्यूम ट्यूब्स का, रैम रोम सब आ जाएंगे। तो आपको बताना है कि फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनका उपयोग वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। और ईयर, इसका ईयर क्या है, 1959 से लेकर 1965 है, जबकि जो फर्स्ट जनरेशन वाला है वो 1946 से लेके 56 तक था वो। ठीक है बेटा। अब यहां से इसकी विशेषता क्या है, विशेषता देखेंगे भाई क्या विशेषता है। यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब की जगह, अब यहां से वैक्यूम ट्यूब जो यूज होती थी उसकी जगह किसने ले ली, ट्रांजिस्टर ने ले लिया। ट्रांजिस्टर छोटे होते हैं, सस्ते होते हैं और अधिक विश्वसनीय होते थे। ये पॉइंट बेटा याद रखना, क्योंकि उनका आकार वैक्यूम ट्यूब से छोटा होता था और वे सस्ते होते थे उसकी अपेक्षा। सेकंड पॉइंट, प्रदर्शन में सुधार हुआ और कंप्यूटर छोटे और तेज हुए। यानी कि जब हमें नॉलेज होती जाती है किसी चीज की तो हमें वो काम जल्दी भी होगा और हमें आसान भी लगेगा। जैसे अब हमें या तो हमारे एक रूम में पूरा एक कंप्यूटर आएगा, अब हम वहां कितने रख सकते थे, उसकी बजाय 3 रख सकते थे। तो आकार भी छोटे हो गए, सस्ते भी हो गए, तो मजा आ गया काम करने में। उसके बाद दिक्कतें इसमें भी आई, इन कंप्यूटर में आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया गया। देखो जैसे हमारे पास लैंग्वेज थी, एक तो कोबॉल और एक फोर्ट्रॉन। ये हमारी कौन सी, ये हमारी अलग से लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई। उसके बाद जो पॉइंट है लास्ट, इसमें कहा गया है कि इसमें मेमोरी के लिए मैग्नेटिक कोर का उपयोग किया जाता था। ठीक है, वहां पे आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे पॉइंट देखना, वहां मेमोरी के लिए किसका यूज था, यहाँ मेमोरी के लिए आप मैग्नेटिक कोर का इस्तेमाल किया जाता था। यहां से आपके कई सारे क्वेश्चन बनते हैं बेटा, यहां से आप कई सारे क्वेश्चन को फिलअप में आ जाए या राइट रॉन्ग में आ जाए या आपके एमसीक्यू में आ जाए, आप उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट देना ही देना है बेटा आपको। जैसा यहां से एक तो आया आपका ईयर वाला क्वेश्चन कि ईयर सेकंड जनरेशन कब आई, उसमें किसका यूज किया गया, वे साइज में छोटे थे या बड़े थे, उनका प्रयोग कहाँ हुआ, प्रदर्शन में जो सुधार हुआ उनकी स्पीड कैसी थी ये बताना पड़ेगा, कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया गया, कोबॉल और फोर्ट्रॉन। ये दो लैंग्वेज इसमें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज की गई सेकंड जनरेशन में। फिर आया मेमोरी के लिए मैग्नेटिक कोर का उपयोग भी किया जाने लगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं बेटा, ये तो थी इसकी विशेषता है। अब हमारे पास में नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट हमारे पास में था उसके एग्जाम्पल क्या थे। अब देखो इसमें क्या क्या यूज हुआ। IBM 7090 एक प्रमुख ट्रांजिस्टर आधारित कंप्यूटर हुआ। पहला कंप्यूटर क्या बनाया गया ट्रांजिस्टर वाला, सेकंड जनरेशन में IBM 709। दूसरा बना आपका, इन्हें बेटा नोट कर लेना, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोट करना है बेटा। ठीक है ना, साथ साथ
CDC 1604 बनाया गया, पहला ट्रांजिस्टर आदेश सुपर कंप्यूटर बनाया गया बेटा ये। फिर इसके बाद में सीमाएं क्या, इसकी लिमिटेशन क्या आई, आकार में छोटे होने के बावजूद ये अभी बड़े होते थे। वो कहने को तो कहते हैं कि छोटे हैं, लेकिन साइज अब भी बड़ा था। उसके बाद इनका इस्तेमाल मुख्य रूप से वैज्ञानिक और शैक्षिक उद्देश्य के लिए किया जाता था। किसके लिए किया जाता था? वैज्ञानिक और शैक्षिक उद्देश्य के लिए, नहीं शिक्षा के लिए यूज किया गया और वैज्ञानिक तौर पर इनका इस्तेमाल किया जाने लगा। ठीक है बेटा, ये इसकी लिमिटेशन थी बेटा। अब आते हैं कंप्यूटर ऑफ थर्ड जनरेशन में। इसमें क्या बात आई, अब हमारे पास में थर्ड जनरेशन आई कंप्यूटर की। इसमें क्या हुआ बेटा, थर्ड जनरेशन में कब आई, 1965 से लेकर 1971 तक, और इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी चिप का उपयोग हुआ, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। फिर इसमें आया बेटा कंप्यूटर में विशेषता क्या हुई इसकी, कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी या एकीकृत परिपथ का मतलब एक छोटी कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रॉनिक चिप। क्या है ये, आईसी सर्किट एक छोटी कॉम्पैक्ट है इलेक्ट्रॉनिक चिप है, जो सिलिकॉन जैसे अर्धचालक पदार्थ से बनी होती थी। सिलिकॉन के पदार्थ से बनी होती थी बेटा ये। इस पर लाखों करोड़ों छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक घटक जैसे ट्रांजिस्टर, रेसिस्टर, कैपेसिटर एक साथ बनाए और जोड़े जाते थे। जब अगर आप में से किसी ने चिप लेवल का नाम सुना होगा, जो बच्चा हार्डवेयर की दुनिया में पहुंच जाएगा और वो चिप लेवल का काम सीखेगा या ट्रेनिंग करेगा, तो उसे पता लग जाएगा कि ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर, कैपेसिटर एक साथ कैसे उसमें जोड़े जाते हैं, क्योंकि उसके क्या होते हैं, उसके पार्ट होते हैं वो। इसके बाद जिसमें कंप्यूटर के सभी मुख्य कार्य जैसे डाटा प्रोसेसिंग का होता है, स्टोरेज का होता है बेटा, कंट्रोल करने का होता है, एक छोटे से हिस्से में हो पाते हैं। कितने हिस्से होते हैं, छोटे छोटे हिस्से में, टुकड़े टुकड़े में टूट जाते हैं। यानी कि एक प्लेट हो गई इतनी बड़ी, हमारे सामने इतनी बड़ी प्लेट है और उसमें छोटे छोटे ऐसे पॉइंट बने होते हैं, ये इससे झगड़ा गया, फिर ये इससे झगड़ा गया, ऐसे ऐसे ये इससे, तो बड़ी चिप के लेवल की तरह से काम होता है, ऐसे जुड़ जाते हैं सब एक दूसरे से। तो ऐसे ही बनाया जाता है, उसमें वही ट्रांजिस्टर वाला, रेजिस्टर वाला, कैपेसिटर, ये सब इसमें एक साथ पूरे बल्क में इकट्ठा हो जाते हैं, जिसे एक छोटे से हिस्से में हो पाते हैं। तो ये था बेटा आईसी चिप। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट, इस कंप्यूटर में क्या हुआ, इन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसिंग की शुरुआत हुई और इनसे गति और कार्य क्षमता में जबरदस्त सुधार हुआ। किसमें सुधार हुआ, कार्य करने की जो गति थी वो दिन ब दिन बढ़ती चली गई, क्षमता बढ़ती चली गई। हम पहले मतलब अगर हमें कोई प्रोग्राम करना था, प्रोग्राम करते थे या काम करते थे, तो 100 वर्ड, 200 वर्ड, 500 वर्ड ये हो गया टाइप, उसके बाद सिस्टम हैंग हो गया। लेकिन जैसे जैसे प्रोग्रेस होती गई, जानते गए, तो कंप्यूटर का साइज भी छोटा होता चला गया, उनकी कार्य क्षमता, उनकी गति ऐसे स्पीडली बढ़ती चली गई कि बस पूछो मत, काम करना बहुत ही ईजी हो गया। तो इसमें माइक्रो प्रोसेसिंग की शुरुआत हुई बेटा, इसमें थर्ड वाले में ध्यान रखना, जिससे इनकी गति क्या हुई, गति भी बढ़ी, उनकी कार्य क्षमता भी बढ़ गई। उसके बाद मेमोरी के लिए वही यूज हुआ, सिलिकॉन चिप्स का उपयोग किया जाने लगा और इनकी कीमत पहले से कम थी और अधिक विश्वसनीय और तेज हो गए। कीमत नॉर्मल रेट पर थी, लेकिन काम करने की क्षमता जो उनकी स्पीड थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। एक मिनट रुकिए बेटा जरा, मैं देख लेता हूं कौन कौन बालक हैं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर बच्चे को इस चीज का फायदा मिलना चाहिए, क्योंकि क्लास है बेटा कंप्यूटर की, आईटी सिस्टम की क्लास चल रही है। हर एक बच्चे को पता होना चाहिए बेटा आईटी सिस्टम है क्या, ठीक है, कैसे काम करते हैं कैसे नहीं। चलिए बेटा स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहां से चलिए, इसके बाद आता है बेटा हमारे पास एग्जाम्पल के लिए, इसमें कहा गया है। अब एग्जाम्पल देखिए कौन कौन से कंप्यूटर आए। सबसे पहले आया IBM 360, पहला इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप आधारित सिस्टम कंप्यूटर।
फिर दूसरा आया DEC PDP-8, पहला मिनी कंप्यूटर मतलब छोटा साइज में। उसके बाद इसकी लिमिटेशन क्या हुई, अब भी इनका आकार और लागत एक बड़ी चुनौती थी। हालांकि यह पिछली पीढ़ी के मुकाबले कम था, लेकिन काम करने में इनकी गति बहुत जबरदस्त थी, बहुत जबरदस्त थी बेटा काम करने की इनकी स्पीड। यहां से इसके बाद फिर आया हमारे पावर और स्पीड में सुधार के बावजूद इन कंप्यूटर को ज्यादा लचीला और उपयोगकर्ता मैत्रीपूर्ण बनाने में कुछ समय और लगा, और अच्छा प्रदर्शन कराने के लिए कंप्यूटर को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए, उनकी स्पीड को बढ़ाने के लिए, उनकी मेमोरी को और बढ़ाने के लिए उन्हें और कुछ समय लगा। थर्ड जनरेशन में बेटा ध्यान रखना, इन कंप्यूटर का पहला IBM 360, दूसरा DEC PD-8, ये पहला मिनी कंप्यूटर था और ये इंटीग्रेटेड सर्किट IC चिप पर आधारित पहला कंप्यूटर बना जिसका नाम था IBM 360। ठीक है बेटा, चलिए यहां से हमारे पास में आया बेटा चौथी पीढ़ी कंप्यूटर। क्या आया, फोर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर आया बेटा। फोर्थ पीढ़ी में क्या हुआ कि जब फोर्थ पीढ़ी आई, पहला क्वेश्चन हमारा यहां से ही बनता है, 1971 में आई और 1980 तक रही। VLSI माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग हुआ बेटे से। वहां पे थर्ड जनरेशन में किसका प्रयोग हुआ था, IC का, ये चिप थी। ये दूसरी आई, ये प्रोसेसर आया, फिर उसमें चिप की जगह क्या आया, प्रोसेसर आया जिसका नाम था VLSI। इसमें क्या हुआ, माइक्रो प्रोसेसर का विकास हुआ जो पूरी प्रोसेसिंग यूनिट को एक छोटे चिप में समाहित करता था। इसका साइज और छोटा हो गया। अब उसके बाद कंप्यूटर बहुत छोटे हो गए, व्यक्तिगत उपयोग के लिए उपलब्ध हो गए, पर्सनल जिसे बोलते हैं PC, पर्सनल कंप्यूटर। आपने डेस्कटॉप वगैरह देखे होंगे, तो वो थे बेटा कंप्यूटर। उसके बाद ग्राफिकल यूजर भी आया हमारे पास में, जिसे बोलते हैं GUI, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। ग्राफिक यूजर इंटरफेस का उपयोग बढ़ा जिससे उपयोगकर्ता को काम करना और आसान हो गया, कोई ग्राफिक का यूज बनेगा। इंटरनेट और नेटवर्किंग की शुरुआत भी इसी पीढ़ी में हुई बेटा, ध्यान रखना, चौथी पीढ़ी में शुरुआत हुई थी। ध्यान रखना, क्वेश्चन आपका 101% बनने वाला है कि इंटरनेट और नेटवर्किंग की शुरुआत किस पीढ़ी में हुई, तो आपको आंसर लगाना है कि आंसर रहेगा फोर्थ जनरेशन में। यहां से आपको वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट जैसी एप्लीकेशन का चलन भी हुआ। वर्ड प्रोसेसिंग में आते हैं बेटा तीन चीज आती है, एक तो आता है MS वर्ड, पावर पॉइंट और बेटा एक्सेल, जिसे बोलते हैं स्प्रेडशीट। ये तीनों चीज का चलन हुआ इसी जनरेशन के अंदर। ये तीनों के तीनों, ये तो होता है बेटा हमारा एप्लीकेशन लिखी जाती है, यानी कि अल्फाबेट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मान सकते हैं इसको। पावर पॉइंट ये होता है बेटा प्रेजेंटेशन वाला काम, इस पे कर सकते हैं आप। जो भी प्रेजेंटेशन होती है, किसी तरह की PPT बनानी हो, कोई डिजाइनिंग करना हो, विजिटिंग कार्ड बनाने हो, शादी के कार्ड छापने हो, वो पावर पॉइंट में होता है बेटा। एक्सेल का जो यूज होता है आपका कैलकुलेटिंग में करने के लिए, किसी की सैलरी बनानी हो, ऑफिस में सैलरी बनानी हो, या कोई चार्ट बनाना हो, या किसी चार्ट को बार पर दर्शाना हो। जैसे आपने ये बार देखते हो, जब आपने इकोनॉमिक्स अगर आपने कभी देखी हो, तो इस तरह के बनते हैं चार्ट, यहाँ से यहाँ तक ये बन गया, फिर यहाँ से ऐसे। तो ये आप एक्सेल में दिखा सकते हैं चार्ट बना के कि कब हमारी रेशो बढ़ रहा है, कब हमारा रेशो घट रहा है। तो तीनों जो सॉफ्टवेयर है, तीनों का सॉफ्टवेयर एक ही है, लेकिन यूज उनका अलग अलग था। तो बेटा ये था हमारा वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट जैसी एप्लीकेशन का चलन हुआ हमारी चौथी पीढ़ी में। तो याद रखना है बेटा इसको भी। अब देखते हैं क्या इनका। सबसे पहले आया एग्जाम्पल में अब इंटेल 4004 पहला माइक्रो प्रोसेसर चौथी पीढ़ी में हुआ। IBM PC पहला पर्सनल कंप्यूटर बना जिसका नाम था IBC। फिर एप्पल मैकनिटॉस पहला पर्सनल कंप्यूटर जिसमें GUI था। इसकी सीमाएं क्या थी बेटा, तेज तो बढ़ती है तकनीक के कारण इन कंप्यूटर का विकास और बेहतर हो सकता था, लेकिन हालांकि ये आम उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक सुलभ हो गए थे, लेकिन इनके आकार और बिजली की खपत को पूरी तरह से कम करने में समय लगा, क्योंकि बिजली की खपत बहुत ज्यादा लेते थे, उसको भी कम किया गया। और धीरे 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 अब ऐसे कंप्यूटर यूज होने लगे हैं आपके जीवन में, जैसे कंप्यूटर का चलन हुआ है,
तो वो बिजली भी नाम मात्र लेने लगे। जैसे आपने अब उसे बिजली इतनी मतलब बिजली की खपत इतनी कम हो गई, पहले की अपेक्षा नाम मात्र के लिए रह गई। इन कंप्यूटर का नाम ध्यान रखना है बेटा, चौथी पीढ़ी में इंटेल 4004, IBM PC, एप्पल मैकोनेट पहला कंप्यूटर जो GUI था ये वाला, एप्पल मैकिन्टॉश। चलिए बेटा नेक्स्ट चलते हैं। अब यहां से लिमिटेशन भी हो गया, एग्जाम्पल भी हो गया। अब हमारे पास में आता है बेटा फिफ्थ जनरेशन, फिफ्थ और लास्ट जनरेशन। इसमें क्या बताया गया है बेटा, ये चला था 1980 से लेकर और ये अब तक 1980 से लेकर अब तक चला हुआ है बेटा। इसमें क्या क्या कार्य हुए, जो पुराने कंप्यूटर की अपेक्षा इसमें क्या नया यूज हुआ। ये बेटा ULSI, जो इससे पहले चौथी पीढ़ी था उसमें यूज हुआ था VLSI। इसमें यूज हुआ है ULSI माइक्रो प्रोसेसर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी कि AI पर आधारित है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और मशीन लर्निंग का उपयोग शुरू हुआ, जिससे कंप्यूटर अब सोचने, निर्णय लेने और समस्याओं को हल करने में सक्षम हो गए। आप देख भी रहे होंगे जो बच्चे कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स भी करते हैं या कर रहे होंगे, उन्हें पता है, अपना मोबाइल भी चलाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कुछ भी चलाते हैं, तो आपको पता लग रहा होगा कि जो काम को सर्च करने के लिए महीनों टाइम लग जाता था, अब वो काम आप चुटकियों में, सेकंडों में हल कर सकते हो। किसी भी चीज को हल करने के लिए आपको ज्यादा समय की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अब AI का जमाना स्टार्ट हो गया है। पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट काम कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हो, आपको तुरंत सोल्व कर देता है। इसके बाद क्वांटम कंप्यूटिंग का शोध जारी, जो असाधारण गति और कार्यक्षमता का वादा करता है। इसके बाद कंप्यूटर स्वचालित और ऑनलाइन हो गए और स्मार्ट डिवाइसेस जैसे स्मार्टफोन आए, स्मार्ट वेयरेबल्स का चलन बढ़ा और मेमोरी के लिए सिलिकॉन चिप्स का उपयोग किया जाने लगा। और इस पीढ़ी में बिना डाटा के और इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT जैसी तकनीकें सामने आई। ठीक है ना, क्या की यूज हुई इस पीढ़ी में, बिग डाटा, ध्यान रखना बेटा पॉइंट को, बिग डाटा और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इनका यूज भी किया गया। इसके बाद इसमें क्या यूज हुआ, सबसे पहले एग्जांपल बनता है हमारे पास में, सबसे पहला जो कंप्यूटर आया वो आया हमारे पास में IBM वेस्टर्न AI आधारित सुपर कंप्यूटर था। फिर गूगल क्वांटम कंप्यूटर आया, कंप्यूटर कंप्यूटिंग का उदाहरण है क्वांटम का। एप्पल सिरी और गूगल असिस्टेंट AI आधारित वॉइस असिस्टेंट, इसका भी आप देखते होंगे मुंह से बोलते हैं। अगर आपको किसी चीज को कोई बताना हो या पूछना हो तो आप क्या करोगे, AI से बात कर सकते हो, वो आपकी बात का जवाब देगा। इसके बाद इसकी कुछ सीमाएं है बेटा, सीमाएं में है क्वांटम कंप्यूटिंग अभी भी अनुसंधान के स्तर पर है, यानी कि अभी भी सर्चिंग चल रही है। क्या चल रही है, सर्चिंग चल रही है, और इसके व्यापक उपयोग के लिए शोध की आवश्यकता है बेटा, यानी कि सर्चिंग का कार्य जो है वो लगातार कंटिन्यू चल रहा है। इसके बाद AI और मशीन लर्निंग के कारण कुछ भौतिक और गोपनीयता संबंधी मुद्दे भी उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, तो ये था बेटा फोर्थ पीढ़ी में जो यूज किया गया कंप्यूटर है, और उसमें जो उसकी लिमिटेशन सीमाएं हैं उसके बारे में बताया गया। ये 5 की 5 पीढ़ी आपके कंप्यूटर से रिलेटेड थी, और आपको हर एक क्वेश्चन के बारे में ये पता होना चाहिए कि कौन सी पीढ़ी का आविष्कार कब हुआ, कब तक वो चली, कौन सी पीढ़ी में क्या चीज यूज हो रही है, ट्रांजिस्टर किसमें यूज हुआ, वैक्यूम ट्यूब किसमें यूज हुई, चिप किसमें यूज हुई, VLSI माइक्रो प्रोसेसर कहाँ यूज हुआ, ULSI कहाँ यूज हुआ, IC चिप का यूज कहाँ हुआ। ये चीजें आपको अब पता होनी चाहिए बेटा, क्योंकि सारा आपने पांचों की पांचों जनरेशन पढ़ चुके हैं आप। ठीक है ना, तो ये सारे पॉइंट जो आपको बनते हैं, इन पॉइंट को पॉइंट वाइज आप याद कर लो, वीडियो को बार बार देखो, तो आप और उसके नोट्स बना लो एक तरह से, तो आपको एग्जाम टाइम में ज्यादा समय नहीं लगेगा और आप अच्छे नंबर ले पाओगे बेटा। ठीक है, चलिए बेटा ये था आज की क्लास, जिसमें 5 पीढ़ी के कंप्यूटर्स फिफ्थ जनरेशन के बारे में आपको बताया गया है। नेक्स्ट टॉपिक कल चलेगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।